गुड मॉर्निंग दोस्तों। ज्ञानदेव स्कूल की ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम हमारा जो टॉपिक चल रहा था अलैंगिक जनन, ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इसके बारे में हमने कई सारी जो बातें थी पिछली कक्षाओं में हमने वो देख लिया था कि कैसे क्या होता है इसमें। अब इसी में एक छोटा सा आपके 12वीं क्लास का जो सिलेबस है उसमें एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है, इसी से रिलेटेड है वो, और वो है यहाँ पर हम जानते हैं उसे बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक, ये एक पॉइंट दे रखा है बंगाल के आतंक के नाम से कि क्या होता है क्या है इसमें। तो वो आज हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखो, बंगाल का आतंक एक पादप होता है जिसका जो नाम है वो है जलकुंभी। जलकुंभी, कल भी ये नाम हमने पढ़ा था, कल भी ये नाम आया था जब हम कायिक जनन, अलैंगिक जनन का एक पोर्शन कायिक प्रवर्धन या जिसे कायिक जनन कहते हैं, उसमें इसका प्रयोग हुआ था। उसमें मैंने वहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। तो ये जो पादप है जलकुंभी, जिसको दूसरा इसका जो नाम है वो है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ, हाइसिंथ, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या है? वाटर हाइसिंथ। तो इसके बारे में बात करते हैं। ये एक नाम से पता चल रहा है, जलकुंभी मतलब एक ऐसा पादप है, जलीय पादप है जो जल के अंदर पाया जाता है। इस पादप की खास बात क्या होती है कि इस पादप के ऊपर बहुत ही सुंदर पुष्प आते हैं। जो इसके ऊपर पुष्प आते हैं वो कैसे आते हैं? बहुत ही सुंदर पुष्प आते हैं इस पादप पर। पहले ये हमारे यहाँ भारत में ये पादप बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था, पहले नहीं था ये पादप। परंतु जब हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जो है इस पादप को अपने साथ यूरोप से लेकर के आए थे। और लेकर के आने का कारण क्या था? वो कारण ये था कि इसके ऊपर बहुत ही सुंदर पुष्प आया करते थे। तो उन सुंदर पुष्पों की वजह से अंग्रेज जो लोग थे वो यूरोप से इस पादप को कहां पर लेके आ गए? भारत में लेकर के आ गए। तो ये जो प्रजाति है वो हमारे भारत में नहीं है, तो ये एक कैसी प्रजाति हो गई? विदेश से आई है, इसलिए ये कैसी प्रजाति हो गई? एक विदेशी प्रजाति हो गई। तो विदेशी प्रजाति के रूप में इसको भारत में लाया गया था सुंदर पुष्पों के लिए। अब इसको लाने के बाद में क्या किया गया कि जो बंगाल है, उस बंगाल के अंदर वहां के जो जलाशय हैं, बंगाल के जो जलाशय हैं, उन जलाशयों के अंदर इसको क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। अब बंगाल के जो जलाशय हैं, तालाब वगैरह हैं, झील वगैरह हैं, तो उनमें इसको डाल दिया गया। अब डालने पर हुआ क्या? इस पादप ने उन जलाशयों के अंदर इतनी तेजी से वृद्धि की, इतनी तेजी से वृद्धि की कि कुछ ही समय में ये पूरे जलाशय के अंदर क्या हो गया? फैल गया। कुछ ही समय में क्या हुआ? ये पूरे जलाशय के ऊपर, जो जलाशय जिसमें इसको डाला उसके अंदर ये क्या हो गया? फैल गया। और साथ ही वहां से इसको अलग अलग जलाशयों में डाला गया। तो जितने भी जो वहां पर जलाशय थे, जल के जो साधन थे, जैसे तालाब है, झील है, और भी कोई जल का साधन है, तो जिसमें भी इसको डाला गया उसी के अंदर कुछ ही समय में पूरे जलाशय में ये फैल गया। ठीक है। अब आप कहोगे कि ये फैला क्यों? क्योंकि एक हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं कि क्या होता है कि कोई भी विदेशी जो प्रजाति होती है, कोई भी देशी प्रजाति है, तो जहां पर कोई भी जाति पाई जाती है उसका वहां पर कोई ना कोई भक्षक पाया जाता है, जो उसकी संख्या को क्या करता है? नियंत्रित करता है। जैसे यहाँ पर कोई प्रजाति पाई जा रही है, तो उस प्रजाति के लिए यहाँ पर उसका कोई ना कोई क्या होगा? भक्षक होगा।
और वो भक्षक क्या करेगा, उस प्रजाति को की संख्या को नियंत्रित करने का कार्य करेगा। परंतु जलकुंभी के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि ये तो विदेश से आया है, विदेशी पादप है, तो यहां पर इसका कोई भी भक्षक नहीं था, कोई भक्षक नहीं था, तो इसको कोई खाने वाला तो है नहीं, खाने वाला नहीं है, तो इसने क्या किया, अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाया। और जनन कौन सा किया इसने, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के द्वारा इसने अपनी संख्या को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। बढ़ाने पर क्या हुआ, ये पूरे जलाशय के अंदर पूर्ण रूप से फैल गया। अब जब जलाशय के अंदर फैल गया है, पूरे जलाशय में ये है, तो जलाशय के अंदर हम बात करते हैं तो और भी जीव जंतु पेड़ पौधे वगैरह पाए जाते हैं। तो इसने उस जलाशय की जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लिया, ज्यादा मात्रा में हो गया तो ज्यादा ऑक्सीजन को अवशोषित किया, ज्यादा ऑक्सीजन को अवशोषित किया तो क्या हुआ कि जल के अंदर जो अन्य पादप थे या अन्य जंतु थे, उनके लिए ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। दूसरा, ये पूरे जलाशय के ऊपर फैल गया, तो सूर्य का प्रकाश भी अंदर नहीं जा पाया, अंदर नहीं जा पाया, तो अंदर जो पौधे थे वो पोषण नहीं कर सके, उन्हें अपना भोजन बनाने में दिक्कत हुई। तो ये दो कारण हो गए कि एक तो प्रकाश नहीं मिल रहा अंदर जो जीव जंतु है उनको, और दूसरा उनके लिए ऑक्सीजन की क्या हो गई, कमी हो गई। ऐसा हो जाने की वजह से क्या हुआ कि अंदर के जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो मरने क्या हो गए, शुरू हो गए, वो मरने प्रारंभ हो गए। और अगर आप जानते हो कि किसी भी तालाब में कोई जंतु मर जाता है या पानी में कोई जंतु मर जाता है, तो उसकी गंध आना शुरू हो जाती कि नहीं हो जाती, तो उसमें उसकी गंध आना क्या हो गई, प्रारंभ हो गई, और जीवों की कई जातियां जो थी वो विलुप्त होने के कंगार पर पहुंच गई। ये सब किसकी वजह से हुआ, जलकुंभी की वजह से हुआ। कहां पर हुआ, बंगाल में हुआ। इसकी वजह से जलीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की जातियां के ऊपर एक संकट पैदा हो गया, तो इसे किस नाम से जाना गया, बंगाल के आतंक के नाम से जाना गया। ठीक है, और इस जलकुंभी में हमें यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था वो अलैंगिक जनन था, और ये अलैंगिक जनन से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस जलकुंभी के अंदर वैसे हमने पढ़ाया था आपको कि कौन सा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन, एक बात ये भी ध्यान रखना ना कि अलैंगिक जनन जो होता है वो बहुत ही तीव्रता से होता है, उसकी जो गति होती है वो लैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत ही तीव्र होती है। तो तीव्रता से इसने जनन किया और अपनी संख्या को बढ़ा लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए जो आपके दे रखा था। ठीक है, तो ये आज हमारा अलैंगिक जनन का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है, जो आपके 12वीं के सिलेबस के अंदर फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। इसके बाद आज हम यहाँ पर शुरू करेंगे नया टॉपिक, और वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ये टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लैंगिक जनन। अगर आप लोगों के अलैंगिक जनन समझ में आ गए हैं तो उससे हम तुलना करते हुए लैंगिक जनन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिएगा, लैंगिक जनन के अंदर याद रखिएगा, हमने अलैंगिक जनन में आपको बताया था कि अलैंगिक जनन में एक जीव भी भाग ले सकता है और दो जीव भी भाग ले, सॉरी, अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जीव भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के अंदर एक जीव भी भाग ले सकता है, एक जीव, और दो जीव भी भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, लैंगिक जनन के अंदर एक जीव भी भाग ले सकता है और दो जीव भी भाग ले सकते हैं। अगर एक जीव भाग लेता है तो वो जीव कैसा होना चाहिए,
वो होना चाहिए एक लिंगी। कैसा होना चाहिए? एक लिंगी। अगर एक जीव भाग लेता है तो वो कैसा होना चाहिए? एक लिंगी। और अगर दो जीव भाग लेते हैं, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया, एक जीव भाग लेता है, यहां पर अगर एक जीव भाग लेता है जनन में, तो वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए द्विलिंगी या उभयलिंगी। हाँ दोस्तों, तो देखिएगा इसमें देखिएगा इसमें लैंगिक जनन के अंदर एक जीव भी भाग ले सकता है और दो जीव भी। एक जीव भाग लेता है तो कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी या उभयलिंगी। ठीक है। और अगर दो जीव भाग लेते हैं तो वो कैसे होने चाहिए? एक लिंगी। वो कैसा होना चाहिए? एक लिंगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होता है। तो देखिएगा मैं यहां पर इसको बताता हूं आपको कि द्विलिंगी या जिसे हम कहते हैं उभयलिंगी, ये होता क्या है? हमेशा याद रखना, द्विलिंगी या उभयलिंगी कौन सा होता है। तो वे जीव जिसके अंदर नर व मादा दोनों प्रकार के, नर व मादा दोनों प्रकार के जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं, एक ही जीव में पाए जाते हैं। कि ऐसे जीव जिसमें नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग, नर जननांग और मादा जननांग दोनों ही प्रकार के जननांग जब एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो वो जो जीव होता है वो क्या कहलाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी। कि दोनों प्रकार के जननांग एक में ही होंगे तो वो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी या उभयलिंगी। जैसे इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? केचुआ, फीताकर्मी, केचुआ है, फीताकर्मी है, ये जो है ये कैसे हैं? द्विलिंगी हैं। क्योंकि हम केचुए की बात करें तो एक जो केचुआ होता है उस एक केचुए के अंदर ही एक में ही नर जननांग भी होते हैं और मादा जननांग भी होते हैं, तो वो एक ऐसा जंतु हो गया द्विलिंगी, और इसी को क्या कहते हैं? उभयलिंगी। ठीक है। ऐसे हम बात करें एक लिंगी की, एक लिंगी, एक लिंगी के अंदर क्या होता है कि जब एक जीव में, एक जीव में एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। तो जो कोई जीव है उस जीव में सिर्फ एक जीव है तो उसमें एक ही प्रकार के जनन अंग होंगे, चाहे तो उसमें नर जनन अंग हो चाहे उसमें मादा जनन अंग हो। जब एक ही प्रकार के जनन अंग उसमें पाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक लिंगी कहलाएगा। तो जैसे इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन हो जाएगा? सिंपल से हम ले लेते हैं मनुष्य। मनुष्य कैसा है? एक लिंगी है, क्योंकि आप देखते हो नर अलग होता है और मादा अलग होता है। नर में नर जननांग पाए जाते हैं, मादा में मादा जननांग पाए जाते हैं, तो वो कैसा हो गया? एक लिंगी। ठीक है। तो लैंगिक जनन के अंदर एक जीव भी भाग ले सकता है और दो जीव भी भाग ले सकते हैं। एक जीव भाग लेता है तो वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होना चाहिए, और अगर दो जीव भाग लेते हैं तो वो एक लिंगी होने चाहिए। ये लैंगिक जनन की खास बात है। दूसरा इसमें हम देखें कि इस जनन में युग्मक निर्माण किसका निर्माण? युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन,
युग्मक संलयन की क्रिया संपादित होती है। हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि वहां पर न तो युग्मक बनते हैं न ही युग्मकों का संलयन होता है, यानी न ही निषेचन होता है। जबकि यहाँ पर लैंगिक जनन के अंदर युग्मकों का निर्माण भी होगा और युग्मकों की संलयन की क्रिया भी संपादित होगी। ये इसकी दूसरी खास बात है लैंगिक जनन की। तीसरी खास बात है, यहाँ पर देखिए, जब देखो यहाँ पर युग्मक निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो लैंगिक जनन के अंदर कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन के अंदर सभी जो विभाजन होते हैं कौन से होते हैं? समसूत्री होते हैं। जबकि यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और यह अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? ये होता है युग्मक निर्माण के समय। ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखें, जब यहाँ पर देखो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, इसका मतलब जो संतति बनेगी, जो नई संतति या नया जीव बनेगा, तो जो संतति बनेगी तो संतति अपनी पेत्रक या जिसे हम कहते हैं जनक के समान नहीं होगी। मतलब जो संतति बनेगी इस जनन में, जो नया जीव बनेगा वो अपने जनक के बिल्कुल समान नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगी? भिन्नता आ जाएगी। जबकि हमने वहां पर अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था कि अलैंगिक जनन के अंदर जो संतति बनती है वो अपने पेत्रक के बिल्कुल से क्या होती है? समान होती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन। क्योंकि जब भी किसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें कोई ना कोई क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है, तो वो अपने पेत्रक के बिल्कुल से समान नहीं होता। तो ये कुछ खास बातें हैं लैंगिक जनन के बारे में जो हमें याद रखनी होती है। ठीक है, कि लैंगिक जनन के अंदर हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, कि हम लैंगिक जनन कहेंगे किसे, कि कैसे होगा, इसमें क्या होता है। तो लैंगिक जनन के अंदर एक जीव दो जीव भाग ले सकते हैं। ठीक है, एक जीव भाग लेता है तो वो द्विलिंगी या उभयलिंगी, दो लेते हैं तो वो एकलिंगी। ये आपको बता दिया कौन द्विलिंगी कौन उभयलिंगी। इसके बाद इसमें युग्मक निर्माण, युग्मकों का संलयन नहीं होता, किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं, अर्धसूत्री युग्मक निर्माण या युग्मक संलयन की क्रिया होती है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो नई संतति बनती है वो अपने जनक के समान नहीं, कुछ ना कुछ उसमें क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके लैंगिक जनन के। अब इसमें हम आगे अलैंगिक जनन के बारे में कुछ कई सारी चीजें हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कि लैंगिक जनन के अंदर और क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। तो वो सब चीजें हम हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें चर्चा